नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11 और शुरुआत करेंगे कर्नाटक में सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह के साथ, जहां पर बोम्मई पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। पूरी तैयारियां कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर वहां पर की गई हैं। आज सुबह ही हमने देखा था कि कैसे बोम्मई पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए थे। उनके साथ 3 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। पहले कैबिनेट में गृह मंत्री रह चुके हैं। पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के बेटे हैं बसवराज बोम्मई। लिंगायत समुदाय से संबंधित हैं और ये माना ही जा रहा था, जिस तरीके से रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था, कि बोम्मई के नाम पर ही मोहर लग सकती है। लेकिन इस बीच नेहा बता दें अपने दर्शकों को भी कि इंडिया टुडे ने सबसे पहले ये बात कही थी, क्योंकि रेस में और भी लोगों का नाम था, लेकिन जो खबरें सामने आ रही थी और हमारे पास जो पुख्ता लगभग खबरें थी उसमें हमने ही बताया था सबसे पहले कि बोम्मई है, ये वो नाम है जो कि कर्नाटक का अगला चेहरा हो सकता है। और जब हमारे संवाददाताओं ने इनसे बात भी की थी तो इन्होंने कहा था कि चूंकि हमारा जो ग्रुप है वो काफ़ी विश्वसनीय है, लोग विश्वास रखते हैं इस पर, तो हो सकता है ये सही खबर हो, और वही सच भी हुआ। बसवराज बोम्मई ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆಂದು, ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಗೆಯ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆಂದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I request everybody to please stand for the national anthem. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. नया चेहरा कर्नाटक का, आपको बता दें कि नंबर 2 के मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं येदियुरप्पा कैबिनेट में, और इनका जो कद है वो काफी बड़ा येदियुरप्पा कैबिनेट में पहले भी रहा था। तो इसलिए जब नाम सामने आ रहे थे तो कई नामों में बसवराज बोम्मई का वो नाम था जो कि सबसे आगे चल रहा था। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था जब ये फॉर्मली एक तरह से अनाउंस होने वाला था बसवराज बोम्मई का नाम, तो सबसे पहले हमने ही बताया था कि ये वो नाम है जो चेहरा बन सकता है कर्नाटक गवर्नमेंट का, सीएम का, और आखिरकार वही हुआ। हमारी खबर एक बार फिर से उस पर मुहर लगी और बसवराज बोम्मई के नाम पर आखिरकार फाइनली मुहर लगी। और 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम संसद की यानी कि लोकसभा के दिखा रहे हैं, जहां पर आज फिर कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष अपने तेवर पर अड़ा हुआ है। लगातार विपक्षी दल आज फिर से हंगामा कर रहा है। धन्यवाद। बीएस येदियुरप्पा दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, बताया गया, क्योंकि ये भी जब नाम सामने आ रहे थे तो उसमें ये भी कहा गया था कि बीएस येदियुरप्पा जो है जब तक उनकी मुहर नहीं लगती है नाम पर तब तक कोई नाम फाइनलाइज नहीं हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा था कि येदियुरप्पा ने भी कहा कि कोई प्रेशर नहीं था केंद्रीय नेतृत्व से, उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और कहीं ना कहीं उम्र एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से ये जो सत्ता में हस्तांतरण या फिर बदलाव आप देख रहे हैं कर्नाटक में, ये एक बड़ी वजह रही है। आपको बता दें कि बोम्मई जो है वो लिंगायत समुदाय से आते हैं, वही समुदाय जिससे येदियुरप्पा भी आते हैं, और इसकी एक अच्छी खासी पकड़ कर्नाटक में है। और यहाँ पर अगर आप देखिए परमिटेशन कॉम्बिनेशन, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यहाँ पर इस बार, इससे पहले जब आपने देखा, नागार्जुन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नागार्जुन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए कई सारी चीजें मिली। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से है कि 2-2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट, यहाँ हमने देखा कि यहाँ 3 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर बीजेपी आई है। लिंगायत समुदाय से बोम्मई भी आते हैं जिसकी अच्छी खासी पकड़, और साथ ही साथ एक कद्दावर नेता, एक लोकप्रिय नेता के तौर पर दोनों पार्टी मिल करके सॉल्व करने को तैयार है तो उनको नागार्जुन फोरम मिलेगा जहां से वो अपने दिक्कतों को सॉल्व कर सके। मेरा मंत्री महोदय से यही प्रश्न होगा। नागार्जुन, आपको आवाज मिल रही है? 3 डिप्टी सीएम डिसाइड हो गए हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है, नाम सामने आ गए हैं क्या? तीनों डिप्टी सीएम का तैयार हो गया है। एक वकलिका कास्ट से जो कौड़ा कम्युनिटी से है, एक दलित होंगे एससी कम्युनिटी से, एक एसटी होंगे ट्राइब कम्युनिटी से। श्रीरामुलु, आर अशोक और गोविंद कार जो नया डिप्टी सीएम बनेंगे। आज सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने प्रमाण वचन स्वीकार की है। आज या कल मुख्यमंत्री दिल्ली आके प्रधानमंत्री और केंद्रीय मुख्य होम मिनिस्टर से बात करके, नड्डा जी से बात करके एक कैबिनेट लिस्ट तैयार करके अगस्त 5 या अगस्त 4 अंदर एक कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा। 30 या 25 लोग इस पे शामिल होंगे कैबिनेट में, फर्स्ट फेज का एक्सपेंशन में। इसमें 3 डिप्टी उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। साथ ही नागार्जुन, केंद्रीय नेतृत्व से कौन कौन पहुंचा है शपथ ग्रहण समारोह में? दिल्ली से कौन कौन आया है? अभी 2 केंद्रीय मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान है, किशन रेड्डी है, अरुण सिंह है और सह प्रभारी डीके अरुणा है। ये चारों केंद्रीय भाजपा और सरकार से एक रिप्रेजेंटेशन के नाते इधर प्रमाण वचन के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बिल्कुल नागार्जुन, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो देखने को मिल रही है, जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी हालांकि इस बार कैबिनेट विस्तार में भी ध्यान रखा था कि जो डिप्टी सीएम 3 यहाँ पर बनाए गए हैं, ए अशोका जो कि वोकलिंगा समुदाय से आते हैं, साथ ही साथ दूसरे डिप्टी सीएम जो कि गोविंद करजोल हैं, ये एससी से आते हैं, और श्रीमालू जो है वो एसटी से आते हैं। तो ये तमाम चुनाव के मद्देनजर और वहां का जो जातिगत समीकरण है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। अभी जो जिला पंचायत और तालुक पंचायत इलेक्शन जो आ रहे हैं और 2023 में जनरल इलेक्शन, 23 में जनरल इलेक्शन जो आ रहे हैं, उसको माइंड में रखकर इस डिप्टी सीएम कॉम्बिनेशन को बनाया गया है। आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया है। जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसे ही एक बार हंगामेदार सत्र रहने के आसार हैं, क्योंकि आज विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, किस तरीके से सरकार से सवाल पूछे जाने हैं। लेकिन सवाल तो दूर, यहाँ पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष का हंगामा हफ्ते का आज तीसरा दिन, लेकिन एक बार फिर से हंगामे से ही शुरुआत। मंत्री जी से होगा कि जब कोर्ट हर कार्य में ट्रांसपारदर्शिता की बात करता है
तो कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई इस बीच शुरू होती है स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि राज्यसभा में भी लगातार हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन में लगातार रोज जैसे ही कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की शुरू हो रही है, विपक्षी हंगामा शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो जनता की बात कहने के लिए आप सांसदों को वहां पर भेजा जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। यही बात कल बार बार स्पीकर भी कह रहे थे, वहां पर ओम बिरला भी बार बार कह रहे थे कि आप सांसद जो है इस बात को, इस स्थिति की, इस बात की गंभीरता को आप समझिए कि जिस कार्य के लिए आपको इस सदन में भेजा गया है उसको शांतिपूर्वक आप करें। लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच ममता बनर्जी अपने 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर भी है और इस बीच सियासत कई मोड़ लेती हुई आपको नजर आएगी। चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे वो वहाँ से रिकमेंडेशन करने का सिस्टम है, जो भी है एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के माध्यम से कंपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पाल जी देखिए, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम अपने देश में न्याय दिलाने के लिए, सस्ता और त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतें कदम उठा रही हैं और काफी न्यायिक प्रक्रिया में। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोक अदालत के बारे में उनकी एक सकारात्मक पहल है और काफी विस्तार से उत्तर दिया है, तो इसी तरह से जो पेंडेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पेंडेंसी को देखते हुए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की और स्थापना जिले स्तर पे करेंगे और हाई कोर्ट पे, जिससे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो जब जस्टिस डिले हो जाता है तो एक तरह से डिनाइल हो जाता है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और अधिक से करेंगे। अगर करने का विचार है तो कितना कोर्ट उत्तर प्रदेश में करेंगे। धन्यवाद सर। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस इस देश में है, लगभग 4 करोड़ से ऊपर टोटल केसेस पेंडिंग है और ज्यादातर केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। तो लोअर कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत बेसिक है। मैं अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक समारोह हुआ जिसमें मुझे सम्मानित किया गया, तो वहां पर मैंने जो बात कही है वो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम ये मानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो गरीब है, सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ अगर उसको 10-10 साल न्याय नहीं मिलेगा जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमको सोचना होगा, चिंता की बात है। आपको कार्रवाई हम लोकसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर किरण रिजिजू बोल रहे हैं लंबित मामले जो कि कानून में हैं उसे लेकर उनका बयान सामने आ रहा है। इससे पहले हमने जगदम्बिका पाल को भी सुना, उनका भी कहना था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाए जिससे लंबित मामलों का निपटारा हो सके। लेकिन 3 तस्वीरें अपने आप में कई बातें कह रही हैं यहाँ पर। श्वेता, जिस तरीके से विपक्ष ने आज सुबह मीटिंग की, जाहिर तौर पर पेगासस जासूसी मामला जिसे लेकर विपक्ष लंबे समय से लामबंद है, उस पर जवाब चाहती है सरकार से। लेकिन जासूसी कांड को लेकर जो नारेबाजी की जा रही है उसमें सवालों की गुंजाइश कम दिखाई देती है। बिल्कुल, हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जो गतिरोध हम पिछले 9 दिनों से देख रहे हैं बदस्तूर, वो आज भी जारी है। कांग्रेस की आज मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज मीटिंग भी हुई है, बैठक भी हुई है। क्या लगता है आखिर कैसे समाधान, कैसे निष्कर्ष निकले? जजेस का एफर्ट हो सके और जजेस के ज्यादा संख्या होने से। देखिए, बिल्कुल आज जो अपोजिशन ने एक साथ मिलकर बैठक की है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखी जा सकती है। ये कहा जा रहा था सदन की कार्रवाई इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि सदन के अंदर विपक्ष बटा हुआ है, अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। इसीलिए आज कांग्रेस की तरफ से पहल की गई कि जो है पेगासस के मामले को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो और उसको लेकर जो है चर्चा की मांग करे और सदन के अंदर वो चाहते हैं कि इसको लेकर चर्चा की जाए। अब देखना यह है कि विपक्ष का आज भी बटा रहेगा अलग अलग मुद्दों को लेकर, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम हर विषय पर, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अब विपक्ष किस तरीके का रुख अख्तियार करता है, सरकार की तरफ से क्या पेगासस को लेकर पहल की जाएगी, क्योंकि दोनों सदनों के अंदर जो है अश्विनी वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने इस बीच विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसके बाद राहुल गांधी का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि जासूसी
मामले को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं होगा, उसको लेकर सवाल जरूर किए जाएंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद राहुल गांधी का यह अहम बयान, कोई समझौते को तैयार नहीं यहां पर विपक्षी दल, और उसमें खास तौर पर राहुल गांधी मुखर तौर पर यह कहते हुए कि इसे लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आनंद पटेल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, समझौता और नहीं समझौता की बात तो तब होगी जब इस कांड को लेकर सवाल किए जाएंगे। सवाल की तो नौबत ही नहीं आ रही है, रोज हंगामे की भेंट दोनों सदन चढ़ जाते हैं। कि देखिए, पिछले हफ्ते भी ये कोशिश की गई थी विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी तरफ से कि ये संदेश दिया जाए सरकार को, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको और स्पीकर को भी, कि जब तक इस मामले पर बहस नहीं होगी और सरकार राजी नहीं होगी जुडिशियल जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए, तब तक संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी। और ये संदेश बार बार जो है सत्ता पक्ष को दिया गया है विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो अहम इसलिए हो जाती है, 14 दल हैं जो कांग्रेस की सरपरस्ती में एकजुट हुए हैं, और अभी तक जो हम देख रहे थे कि अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव दे रहे थे। कोई कृषि मामलों पे दे रहा था, कोई दल पेगासस पे दे रहा था, कोई दल महंगाई पे दे रहा था। लेकिन अब इन 14 दलों में एका हुआ है, ये सहमति बनी है कि सारे दल एकजुट होकर के पेगासस मामले पर ही सरकार को घेरेंगे, और जो भी एडजर्नमेंट मोशन नोटिस होगा वो करीब 10 दल ऐसे हैं जो एक साझा नोटिस देंगे, राहुल गांधी भी उसमें हस्ताक्षर करेंगे। तो एक तरह से कह लिया जाए कि ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा कह लीजिए एक तरह से ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने का प्लॉय है इस मुद्दे पर। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यूपीए की सरकार के दौरान 2G पर पूरा एक शीतकालीन सत्र विरोध की भेंट चढ़ गया था, ये मॉनसून सत्र भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है इस दौरान। बिल्कुल आनंद, आप बने रहे हमारे साथ। लोकसभा की कार्रवाई देखिए, आपको हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से हंगामा हो रहा है वहां पर। 350 लोगों से ज्यादा सदस्य प्रश्नोत्तर चाहता है, फिर भी ये दादा हर रोज 6 दिन से 7 दिन से डाल रहे हैं। मैं ये खंडन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट में 2 तरह का इंपोर्ट का है। एक तो पहला तो कोकिंग कोल का इंपोर्ट होता है। कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में हमारा पास नहीं है, वो कोल हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबल कोकिंग कोल है जिसमें ऐश कंटेंट ज्यादा है, तो ऐश कंटेंट कम करने के लिए वॉशिंग का व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जहां तक थर्मल कोल का व्यवस्था है, थर्मल कोल का कोल इंडिया को हमने निर्देशन दे चुका है कि कोल इंडिया जहां जहां अभी कोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने शुरू किया है। जहां जहां इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट मॉनिटर करके मैंने कोल इंडिया का चेयरमैन और कोल इंडिया का डायरेक्टर को निर्देश दिया हूं कि सभी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जाके हमारा कोयला ऑफर करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। जहां तक सवाल है, यूपीए कालखंड में इंपोर्ट रेट 22.86% था, एनडीए काल में वो 1.14 to 14-15 to 18-19 ये तो 1.96 हो गया था, और एनडीए 2 में ये माइनस भी हो रहा है। आज के दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग 79 मिलियन टन ऑफ कोल हमारे पास अवेलेबल है, जिस कोयला हमारे पास इतने बड़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में है। वी आर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर इंपोर्टिंग। कारण ये था इन लोगों का, यूपीए का, कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण हम इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज के दिन में कोकिंग कोल के अलावा बहुत कम मात्रा में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास है, हम पूरा कोशिश में लगे हुए कि इंपोर्ट कम हो जाए। उसके लिए कमर्शियल माइनिंग भी हमने शुरू कर दिया है, और कमर्शियल माइनिंग के साथ ही साथ कोल इंडिया का भी सक्षमता बढ़ाने के लिए हम बहुत उपक्रम हमने ले चुके हैं। आपको बता दें, लोकसभा में तो हंगामा हो ही रहा है, लेकिन राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा था, जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने सख्त लहजे में क्या कहा, सुनिए।
description. This is not allowed. It's not going on record. Yeah. I don't know why they have not done it earlier, Chairman. So I can't help it. I can't go back and correct the record straight now. See, this is a good practice, and any site in our country getting it international recognition of our culture heritage city. So इसमें क्या है? And moreover, जिसको मर्जी है वो खड़े होकर कमेंट्री करना, ऐसा कोई किसी को अधिकार नहीं है, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. Please let us understand. Discovered in 1960s, the Dholavira site dates back to 3rd to 2nd millennium BC and beautifully demonstrates the Harappan achievements of Harappan. इसी के साथ यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए. फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ. देखते रहिए आज तक.